हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू एस शॉर्ट शॉर्ट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज की डेट है 16 दिसंबर। 16 दिसंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आज द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हैं उन सभी को एनालाइज करेंगे एंड इस एनालिसिस में देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, जैसे कि एक है हमारे नटराज आइडल के बारे में जिसको आप आर्ट एंड कल्चर से कनेक्ट कर सकते हो। दूसरा आर्टिकल है आरटीआई से रिलेटेड, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, जिसको आप गवर्नेंस से, एथिक्स से, बहुत सारे टॉपिक से कवर कर सकते हो। ठीक है, तो आज के द हिंदू एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है और आपको बता दूं कि आप अगर हमसे कनेक्ट करना चाहते हो तो इन सभी मीडियम्स के थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। इस चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, आई एस शॉर्ट शॉर्ट बाय मयूरी भागवानी टेलीग्राम पे, क्योंकि इसी पे आपको लेक्चर्स की पीडीएफ मिलती है। और साथ में अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो कर लो जल्दी से। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। सिर्फ 165 डेज बचे हैं आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स में और कोशिश यही करो कि इस तरह की हालत आपकी ना हो, क्योंकि हम यहाँ पे अभी से अलर्ट हो जाएं एंड वी शुड प्रिपेयर वेल फॉर आवर एग्जाम्स। ओके, एंड टुडेस पिंच ऑफ पॉजिटिविटी सेज दैट 10 years from now make sure you can say that you chose your life, you didn't settle for it। तो 10 साल, आज के बाद 10 साल जो हैं उसके बाद आपको ऐसा ना लगे कि आप सेटल हो गए किसी चीज के लिए, आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया। आपने जो किया अपने मन मर्जी के हिसाब से किया, अपने टर्म्स पे किया। तो हमेशा याद रखो कि अपनी टर्म्स पे अपनी लाइफ जियो। अगर आपको लगता है कि आपका पैशन किसी एक चीज के लिए है, गो फॉलो दैट। ओके, अगर आप किसी ड्रीम के लिए परस्यू कर रहे हो तो उस ड्रीम में अपनी जान झोंक दो। डू नॉट थिंक अबाउट द रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट के बारे में मत सोचो, अपना पूरा 100% एफर्ट्स दो। ओके, चलिए बात करते हैं आज के पहले आर्टिकल की। पहला आर्टिकल जो है इसको पॉलिटी एंड गवर्नेंस से आप कनेक्ट कर सकते हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ये क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ये आर्टिकल है। हुआ क्या है भाई, हुआ कुछ यूं है कि स्टेट्स को यहाँ पे लॉ मिनिस्टर ने कहा, लॉ मिनिस्टर से पहले क्वेश्चन पूछा गया राज्यसभा में कि भाई जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसका क्या स्टेटस है। तो यहाँ पे लॉ मिनिस्टर ने कह दिया, राज्यसभा में रिटन जवाब दिया कि स्टेट्स जो हैं वो फ्री हैं कि वो अपने हिसाब से यूनिफॉर्म सिविल कोड को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए वो अपने लॉज बना सकते हैं। तो स्टेट्स जो हैं दे आर एम्पावर्ड टू इनेक्ट द पर्सनल लॉज दैट डिसाइड इश्यूज। तो अभी तक देखो अपने अपने स्टेट के अपने अपने मैरिज लॉज, डाइवोर्स लॉज इस तरह से बने हुए हैं। वैसे ही स्टेट्स जो हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बना सकते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे जवाब दिया गया है इसका इस तरह से। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में पहले ही एक पैनल बन चुका है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। गुजरात गवर्नमेंट ने भी अपना इंटेंशन दिखाया है कि असेंबली इलेक्शन के बाद वो यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। इस तरह से कई सारे जो स्टेट्स हैं वहाँ के मिनिस्टर्स ने ये कहा है कि हम लेकर आएंगे। ओके, अच्छा इसकी बात करें कि ये कौन सी लिस्ट में आता है, तो जो पर्सनल लॉज है ना, जिसमें आप सक्सेशन की बात करते हो, विल्स की, मैरिज की, डाइवोर्स की, ये सब लिस्ट 3 में आता है। लिस्ट 3 जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट है 7th शेड्यूल की। ठीक है, तो 7th शेड्यूल आपको पता है ना, 7th शेड्यूल की हमारी लिस्ट नंबर 3 है और लिस्ट 3 यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में यहाँ पे पर्सनल लॉज को रखा गया है। तो इसके बारे में जो लॉज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर को और स्टेट को दोनों को पावर देता है कि दोनों ही यहाँ पे इसके रिगार्डिंग लॉज बना सकते हैं। बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। अभी देखो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। हमारे देश में अलग अलग रिलीजन्स, अलग अलग कम्युनिटीज है ना। अलग अलग रिलीजन्स के अलग अलग लॉज हैं जो उन रिलीजन्स के मैरिज को, उन रिलीजन्स के डाइवोर्स को, सक्सेशन को गवर्न करते हैं। ओके, जैसे कि आप देखोगे हिंदूज में एक लॉ है कि भाई आप यहाँ पे एक से ज्यादा मैरिज नहीं कर सकते, लेकिन वही मुस्लिम्स के लिए लॉ है कि आप भाई एक समय पे 4 मैरिजेस कर सकते हो। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि ये अलग अलग रिलीजन का अलग अलग लॉ ना हो, अलग अलग पर्सनल लॉज ना हो, और इसकी जगह पूरे देश भर में कोई भी रिलीजन हो, कुछ भी हो, एक ही लॉ काम करे पूरे का पूरा एंटायर कंट्री के लिए, जिसके ऊपर मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन इन सभी के फैसले लिए जा सके। ओके, आर्टिकल 44 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो बोलता है कि स्टेट जो है उसको एक एंडेवर करना चाहिए, आगे से इनिशिएटिव लेना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। ठीक है, आर्टिकल 44 जो है वो डीपीएसपी की भी बात करता है एंड डीपीएसपी को हमारे आर्टिकल 37, अच्छा आर्टिकल 44 जो है ना दैट इज अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी इनफैक्ट। ठीक है, डीपीएसपी की बात ही नहीं करता, आर्टिकल 44 को एज अ डीपीएसपी ही हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया, जिसमें कहा गया कि स्टेट को डीपीएसपी के अंतर्गत ही, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंतर्गत ही स्टेट को, गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी। डीपीएसपी जो है आर्टिकल 37 में डिफाइंड है, और ये है कि इट इज नॉट जस्टिसिएबल, ठीक है, इसको एनफोर्सिएबल नहीं कह सकते, जस्टिसिएबल नहीं कह सकते। बढ़ते हैं आगे, स्टेटस ऑफ यूनिफॉर्म कोड्स इन इंडिया। तो यूनिफॉर्म कोड्स का क्या स्टेटस है इंडिया में? देखो इंडिया जो है, इंडिया में ऐसा नहीं कि यूनिफॉर्म कोड है ही नहीं, यूनिफॉर्म कोड है, सिविल मैटर्स में है, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, सिविल प्रोसीजर कोड है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है 1882 का, पार्टनरशिप एक्ट है 1932 का, एविडेंस एक्ट है 1872 का, एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पे जो स्टेट्स है ना, स्टेट्स में यहाँ पे ऐसा है कि स्टेट्स में अलग अलग अमेंडमेंट्स किए गए हैं इन चीज़ों को लेकर, अलग अलग डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए अलग अलग लॉज भी बनाए गए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन हर्डल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल यूनिफॉर्म सिविल कोड के सामने ये है कि आर्टिकल 25 कहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि हर इंडिविजुअल के पास ये पावर है, ये फ्रीडम है कि वो अपने जो प्रोपोगेशन करना है उसको, अपने रिलीजन का प्रैक्टिस करना है रिलीजन को, वो कर सकता है। तो आर्टिकल 25 सीक्स टू प्रिजर्व द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन गेट्स इनटू द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी। यानी कि देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलता है कि भाई लॉ जो हो ना सबके लिए एक जैसा हो, यानी कि इक्वालिटी पे बेस्ड हो। तो लॉ के ऊपर इक्वालिटी वाला जो कंसेप्ट है वो आर्टिकल 14 से आता है। लेकिन आर्टिकल 25 कहता है कि जो लॉ है वो ऐसा होना चाहिए कि हर इंडिविजुअल के पास ये पावर हो कि वो अपनी रिलीजियस फ्रीडम वहां पे एक्सरसाइज कर सके। तो रिलीजियस फ्रीडम की बात आर्टिकल 25 करता है। यहाँ दोनों का टसल देखने को मिलता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिबेट में। ओके, नाउ व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स फॉर द फेवर ऑफ यूसीसी, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों आनी चाहिए? पहली चीज तो यही है कि ये इंडिया को इंटीग्रेट कर देगा। इंडिया को इंटीग्रेट कर देगा, चाहे कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी ट्राइब हो, वन नेशन विल हैव वन सिविल कोड ऑफ कंडक्ट। दूसरी चीज ये जो है ये हेल्प करेगा वोट बैंक पॉलिटिक्स को कम करने में। अभी क्या होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ जाएगा ना तो अलग अलग रिलीजन अलग अलग रहेंगे नहीं, और अभी क्या होता है क्योंकि सब रिलीजन अलग अलग है, सबके लिए लॉज अलग अलग है, तो यहाँ पे पॉलिटिशियंस जो है इन रिलीजियस पीपल को यूज करते हैं, और इनको यूज करके अपना वोट बैंक कमाते हैं। ठीक है, तो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं हो पाएगी अगर ये वन नेशन वन यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो। इसके अलावा पर्सनल लॉज जो हैं उसमें लूप होल्स भी हैं, कई सारे लूप होल्स हैं। ठीक है, इसीलिए आप देखते हो कई बार अल्टरनेटिव जुडिशियल सिस्टम बनाया जाता है। आपको पता है हर जो पर्सनल लॉ है उसमें कहीं ना कोई लूप जरूर है। इसके साथ अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाते हो तो मॉडर्न प्रोग्रेसिव नेशन की तरफ आप बढ़ रहे हो। विमेन को उनके राइट ज्यादा से ज्यादा मिल पा रहे हैं, जैसे ट्रिपल तलाक जैसी चीजों से विमेन मुक्त हो पाएंगी। ओके, ऑल इंडियंस शुड बी ट्रीटेड द सेम, ये चीज को यहाँ पे प्रोपोगेट करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और साथ में ये जो है रियल सेकुलरिज्म की बात करता है। रियल सेकुलरिज्म जो है इसमें क्या है कि फ्रीडम जो है, लोगों को एक्चुअल में फ्रीडम मिले कि वो अपने रिलीजन को साइड में रखकर एज अ सिटीजन पूरे देश के लिए एक जैसे खड़े हो सकें। तो एवरी पर्सन विल बी ट्रीटेड द सेम, इसकी बात है। तो कई सारे प्रोविजन हैं जो पर्सनल लॉज को फेवर करते हैं, कई सारे प्रोविजन हैं जो पर्सनल लॉ को फेवर नहीं करते हैं। आर्टिकल 25 एंड 26 गारंटी करता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन देंगे, और ये बताता है कि भाई देखो फ्रीडम ऑफ रिलीजन में हर इंडिविजुअल के पास, हर ग्रुप के पास ये पावर है कि वो अपने रिलीजन के हिसाब से काम कर सके। लेकिन हमको ये भी समझना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नॉट अगेंस्ट सेकुलरिज्म। ठीक है, ये भी समझना है, ऐसा नहीं कि आपका यहाँ पे सारे राइट्स हमने छीन लिए। तो जो कोडिफिकेशन है, यूनिफिकेशन है अलग अलग पर्सनल लॉज का, अगर ये हो जाएगा तो एक कोहेरेंट सिस्टम बन जाएगा लॉज का, और कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है लॉज का प्रॉपरली हो पाएगा। इसके अलावा देखो सुप्रीम कोर्ट ने भी फेवर किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड को कि आर्टिकल 44 के अंतर्गत इंडियन गवर्नमेंट को लाना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। और अब अभी देखो हमारे देश में ऑलरेडी गोवा है, गोवा में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ही लगता है। ठीक है, वहां पे कोई अलग से प्रोविजन नहीं ट्रिपल तलाक या अलग चीजों का। ठीक है, तो मुस्लिम मेन जो है, आप देखते हो मुस्लिम मेन भी जो गोवा में शादी करते हैं ना, वो पॉलीगेमी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ठीक है, जो मुस्लिम है आप गोवा के देखोगे वो भी, उनकी भी सिंगल ही वाइफ हो सकती है, उनकी चार वाइफ नहीं हो सकती। इसके साथ यहाँ पे ये भी बोला गया कि देखो कोई अटेम्प्ट नहीं किया गया है यहाँ पे सरकारों के द्वारा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज कही भी थी शाहबानो केस में और सरला मुद्गल केस में। हिंदू लॉ लॉ जो है इसको 1956 में ही कोडिफाई कर दिया गया था। तो सरला मुद्गल केस, शाहबानो केस, दोनों में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हुई थी, जो कि अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। देन बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, विच इज रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया। और यहाँ पे मुद्दा है रिगार्डिंग द नटराज आइडल, स्टोलन नटराज आइडल।
हुआ क्या, एक आइडल विंग जो सीआईडी है, तमिलनाडु की आइडल विंग वाली सीआईडी, वो गई फ्रांस में, उनको पता चलता है कि यहाँ पे एक अलग ऑक्शन की तैयारी चल रही है। ऑक्शन है एक बहुत ही पुरानी आइडल का, एक बहुत ही पुरानी मूर्ति का, जो कि नटराज, शिव नटराज की मूर्ति है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी छानबीन की जाती है और तमिलनाडु की जो ये पुलिस विंग है ये पहुंच जाती है फ्रांस और इसका ऑक्शन रुकवा देती है। क्यों रुकवा देती है? क्योंकि इनका मानना है कि ये जो नटराज आइडल है, इसे इंडिया से चोरी किया गया था आज से 50 साल पहले, लगभग 1972 में। और ये जो आइडल है ये 15th या 16th सेंचुरी के विजयनगर एम्पायर से बिलोंग करती है। ओके, तो यहाँ पे ये नटराज जो है इसको लिस्ट नहीं होने दिया गया, फ्रांस में इसकी ऑक्शनिंग नहीं होने दी गई। और यहाँ पे ये पता कहाँ से चल रहा है कि कहाँ की है ये पता चल रहा है थुट्टुकोडी डिस्ट्रिक्ट जो है तमिलनाडु का, वहां से है। ओके, और यहाँ पे हमने इंसिस्ट भी किया कि आइडल जो है उसको इंडिया को रिटर्न कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वी हैव एडिक्वेटली एस्टैब्लिश्ड द ओनरशिप, हमने अच्छे से इसकी ओनरशिप एस्टैब्लिश कर दिया, हमने हर तरीके से बता दिया कि देखो ये इंडिया का है। तो यूनेस्को कन्वेंशन भी बोलता है 1970 का कि अगर ऐसा कुछ होता है तो जो भी ओनर नेशन है जिसके पास अभी वो आइडल है उसको वापस लौटा देना चाहिए, जिसका वो एक्चुअल में जिसकी वो एक्चुअल में मूर्ति है। ओके, तो बात करते हैं आगे, और देखो यहाँ पे ये है नटराज की मूर्ति। ठीक है, ये तो काफी अच्छे से डिपिक्ट की हुई है, लेकिन एक्चुअल नटराज की मूर्ति जो है ना वो इस तरह की है, इस तरह की। ओके, क्योंकि बहुत पुरानी है, चोला एम्पायर विजयनगर एम्पायर के टाइम की है। तो देखो यहाँ पे अलग अलग चीजें क्या सिग्निफाई करती हैं। यहाँ पे देख रहे हो ये सारे बाल दिख रहे हैं। अच्छा, नटराज जो है ना ये माना जाता है कि शिवा के ही रूप को नटराज कहा जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये जो बाल दिख रहे हैं, यहाँ पे जो हेयर है ये सिंबलाइज करते हैं गंगा रिवर फॉलिंग ऑन द अर्थ। ठीक है, तो गंगा रिवर को सिंबलाइज करते हैं। जो ड्रम इनके हाथ में है, ये देखो यहाँ पे जो ड्रम है वो एक सिंबलाइज करता है रिदम को। ठीक है, बीटिंग ऑफ रिदम को। यहाँ पे देखो पास में ये स्नेक दिख रहा है, ये स्नेक कॉस्मिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद ये वाला लोटस फ्लावर है, लोटस फ्लावर जो है ये अलग अलग हार्ट्स को सिंबलाइज करता है। फिर ये डेमन ड्वार्फ जिसके ऊपर ये नटराज चढ़े हुए हैं, तो डेमन ड्वार्फ ये सिंबलाइज करता है कि जो मैन का ईगो है, जो ह्यूमन का ईगो है, इग्नोरेंस है, उसको डिफीट किया जा सकता है ट्रू विजडम के थ्रू। इसके साथ ये देख रहे हो एक जो है इनकी क्लॉथिंग, ये क्लॉथिंग को देखा जा रहा है कि ये लेपर्ड के स्किन से बनाई हुई है। ठीक है, ये फ्लेम एक हाथ में, इनके हाथ में, दूसरे हाथ में आग जल रही है। ठीक है, तो आग दिखाती है कि किस तरह से वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन भी इन्हीं के हाथ में है। द शिवा इज द ओनली क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, ये बता रहा है ये चीज। और साथ में ये जो क्राउन है, इस क्राउन में आप मून को देख पा रहे हो, मून जो है वो शिवा के एट्रीब्यूट्स को दिखाता है। और आसपास ये जो रिंग ऑफ फायर है, ये देखो यहाँ सब जगह आग जल रही है ना, तो रिंग ऑफ फायर जो है ये डिविनिटी ऑफ क्रिएशन को दिखाता है कि किस तरह से अर्थ का या लाइफ का निर्माण हुआ है, क्रिएशन हुआ है। ओके, तो नटराज जो है जिनको लॉर्ड ऑफ डांस कहा जाता है, ये हिंदू गॉड शिवा है और इसको इनको ही कॉस्मिक डांसर के फॉर्म में देखा जाता है। आपने सुना होगा शिव तांडव के बारे में, तो शिवा को ये माना जाता है, लॉर्ड शिवा को, कि वो सबसे अच्छे लॉर्ड ऑफ द डांस हैं, क्योंकि तांडव जैसा स्ट्रॉन्ग डांस फॉर्म वो परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा ये जो शेवाइट टेम्पल्स हैं कई जगह पे यहाँ मिलता है। स्पेशली ये इंपॉर्टेंट पीस है चोला स्कल्पचर्स का। ओके, जिसमें आप देखते हो अपर राइट हैंड में ड्रम है, ड्रम जो है क्रिएशन के साउंड को बताता है, किस तरह से ड्रम से ओम की आवाज निकलती है। इसके अलावा सारे क्रिएशन जो है वो डमरू से ही निकले हैं। अपर लेफ्ट हैंड में इटर्नल फायर है, फ्लेम है, जो डिस्ट्रक्शन को दिखाती है कि डिस्ट्रक्शन जो है इनएविटेबल काउंटर पार्ट है क्रिएशन का, अगर किसी चीज ने जन्म लिया है तो वो खत्म भी होगी। लोअर राइट हैंड जो है वो अभय मुद्रा में है, इस तरह से अभय मुद्रा में दिख रहे हो, ये अभय मुद्रा में आपको ये देखने को मिलता है इस तरह से। तो अभय मुद्रा जैसे आशीर्वाद दे रहे हो या फिर ऐसा अश्योर करवा रहे हो कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। लोअर लेफ्ट हैंड जो है वो साल्वेशन के पाथ को दिखा रहा है। एंड शिवा जो है स्मॉल ड्वार्फ के ऊपर डांस कर रहे हैं, ये स्मॉल ड्वार्फ इग्नोरेंस और ईगो है किसी इंडिविजुअल का। शिवा जो है उनको हर मूवमेंट में दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हर मूवमेंट में दिखाया गया है किस तरह से यूनिवर्स बनता है, किस तरह से यूनिवर्स खत्म होता है। ओके, इसके साथ में रिवर गैंग गंगा को भी यहाँ पे दिखाया हुआ है और अर्धनारीश्वर के फॉर्म में है। यानी यानी कि नटराज का जो फिगर है उसको आप देखोगे, आधा फिगर जो है वो मेल का है, आधा जो है वो फीमेल का है। तो इस तरह से फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल के फॉर्म में नटराज को रिप्रेजेंट किया गया है, अर्धनारीश्वर के फॉर्म में। ओके, इसके अलावा जो स्नेक है वो कुंडलिनी पावर को दिखाता है, जो कि है कि ह्यूमन स्पाइन जो है कैसी होनी चाहिए, कैसा ह्यूमन को रहना चाहिए, उसको दिखाता है, ट्रू कॉन्शियसनेस को दिखाता है। और नटराज के आसपास जो ग्लोइंग लाइट्स हैं वो साइकिल ऑफ टाइम को दिखाती हैं। ओके, बात करते हैं आगे और नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल है व्हाट आर केरला यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल्स। तो देखो इसको पॉलिटी से कनेक्ट कर सकते हो। मुद्दा क्या है, देखो मुद्दा ऐसा है कि केरला में
काफ़ी लंबे समय से गवर्नर और यहाँ के जो मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में एक टसल सी चल रही है। गवर्नर जो है वो सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं, जबकि ये जो है स्टेट गवर्नमेंट है जो इलेक्ट होकर आई है। इन दोनों के बीच में एक टसल देखने को मिल रही है केरला में एक लंबे समय से, और केरला में इसीलिए कुछ बिल्स आई हैं, यूनिवर्सिटी बिल्स। इन बिल्स में ये कहा जा रहा है कि पहले जो गवर्नर के पास बहुत पावर्स हुआ करती थी ना, वाइस चांसलर वगैरह चुनने की यूनिवर्सिटीज के, कई सारी जगह पे गवर्नर ही चांसलर हुआ करता था, ये सारी पावर्स को थोड़ा खत्म किया जाए। तो प्रपोज्ड लेजिस्लेशन जो है उन्होंने अमेंड किया है 14 यूनिवर्सिटीज के लॉज को, जो कि केरला लेजिस्लेटिव एक्ट्स के थ्रू बने थे, और ये कहा है कि गवर्नर अब इन 14 यूनिवर्सिटीज के चांसलर नहीं रहेंगे। इस बिल में गवर्नमेंट को जो पावर दे दी गई है, पहले गवर्नर के पास पावर थी वाइस चांसलर्स को चुनने की, अब वही पावर गवर्नमेंट को यानी कि सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को दे दी गई है। ओके। और अभी जो गवर्नर का पहले वॉचडॉग वाला रोल हुआ करता था उसको भी खत्म कर दिया गया है। तो बिल कैसे आने वाली है, बिल क्या करने वाले हैं इसमें, तो ये देखो पूरी बात वही है कि यहाँ पे टसल जो है गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में देखी गई। ना सिर्फ यूनिवर्सिटीज को लेकर, छोटे छोटे मुद्दों पर, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर जो है केरला के, उन्होंने कोई बात नहीं मानी गवर्नर की, तो गवर्नर सीएम को ऑर्डर देते हैं कि इसको हटाओ पद से, ये मेरी प्लेजर को नहीं सुन रहा, और यहाँ पे जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो प्लेजर ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से, प्लेजर ऑफ गवर्नर के हिसाब से रहेंगे। तो ये मेरा प्लेजर अभी एक्सरसाइज नहीं कर रहा मैं इसके ऊपर, यानी कि मेरा प्लेजर इसके साथ नहीं है, तो इसको आप हटाओ। तब यहाँ पे सारे लीगल एक्सपर्ट्स आए और उन्होंने बोला नहीं गवर्नर साहब आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो रिलेशनशिप जो है ना स्टेट की और यहाँ पे गवर्नर की, वो खराब होती जा रही है। ओके। और यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है कि गवर्नर जो है उन्होंने डिमांड किया है कि जो बाकी वाइस चांसलर हैं उनको भी हटाया जाए एंड सो ऑन। ओके। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है ये यूनिवर्सिटी लॉज को अमेंड कर रहा है, और यहाँ पे देखा ये गया है कि यहाँ पे पार्शली ये जो यूजीसी आया था, यूजीसी में बोला गया कि जो यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो पार्शली मैंडेटरी या पार्शली डायरेक्टिव दे सकते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज को लीगल बाइंडिंग के लिए, कि यहाँ पे देखो इस तरह से आपको कोई भी यूनिवर्सिटी चढ़ानी है इस तरह से। ओके। तो अलग अलग कॉन्करेंट लिस्ट के अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर यहाँ पे बात हुई, और पंची कमीशन का यहाँ पे हवाला दिया गया सेंटर स्टेट रिलेशंस को लेकर, टू रिफ्रेन फ्रॉम बर्डनिंग द गवर्नर विद पोजीशन एंड पावर्स विच आर नॉट एनविसेज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड विच मे लीड टू ऑफिस टू कंट्रोवर्सी और पब्लिक क्रिटिसिज्म। तो स्टेट गवर्नमेंट यही बोल रही है कि हम ये बिल इसलिए नहीं ला रहे कि हमारा कोई झगड़ा है गवर्नर साहब से, इसलिए ला रहे हैं क्योंकि पुंची कमीशन ने भी यही कहा था कि फालतू में गवर्नर साहब के ऊपर एक्स्ट्रा लोड मत डालो, कॉन्स्टिट्यूशन में जितना लिखा है उतना ही उनको पावर दो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि जो पावर है यूनिवर्सिटीज के ऊपर, वो पावर ट्रांसफर हो जाएगा गवर्नर टू स्टेट गवर्नमेंट। ओके। और यहाँ पे इसके थ्रू अब चांसलर वगैरह चुनने की जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास आ जाएगी। ओके। ये था पूरा मुद्दा। तो अमेंडमेंट क्या है ये सब तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, है ना, कि पहला तो अपॉइंटमेंट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी, गवर्नमेंट के पास पावर रहेगी इंस्टीड ऑफ गवर्नर, और एज लिमिट भी बढ़ा दी गई है। इसमें आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर क्या है, फेवर का आर्ग्यूमेंट ये है कि कोई भी चांसलर जो है, नो राइट्स ऑफ द चांसलर आर बीइंग कर्टेल्ड, ठीक है, कर्टेल कुछ नहीं हो रहा, चांसलर के कोई राइट्स कर्टेल नहीं हो रहे। जो अमेंडमेंट लाया गया है दैट इज टू अवॉइड द टैंगल्स इन फ्यूचर, आगे जाके और इसको इशू ये जो है कम्बरसम कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो उसको ठीक करने के लिए लाया गया है। एंड हायर एजुकेशन काउंसिल के जो वाइस चेयरमैन चेयरमैन है वुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ सर्च कमिटी। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं होगा गवर्नमेंट की साइड से, हायर एजुकेशन काउंसिल के जो चेयरपर्सन है वो यहाँ पे इसके मेंबर नहीं होंगे। अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं कि जो अमेंडमेंट है उससे क्या होगा, उन लोगों को यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जाएगा उनका जो रूलिंग पार्टी के फेवर के लोग हैं। ओके। और यहाँ पे गवर्नर जो है, पहले गवर्नर ही अपॉइंट कर सकता था, अब गवर्नर के पास कोई पावर बची नहीं, सारी पावर गवर्नमेंट के पास आ जाएगी ऐसे तो। ओके। तो ये पूरा मुद्दा है। नेक्स्ट इशू जो है, अच्छा ये कल का इशू है यानी कि 15 तारीख का इशू है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला है केरला की, जो मिला नहीं है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सीख कर रहे हैं केरला के लेजेंडरी बेपोर उरु के लिए। ये बेपोर उरु क्या है, ये इस तरह की एक बोट होती है बेपोर उरु, ठीक है, और जिसको वुडन बोट होती है। तो यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म है केरला का, कोझिकोड का, उन्होंने बोला है कि हमें अपने बेपोर उरु के लिए एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन अप्लाई करना चाहिए। तो ये क्या है, एक वुडन डो है। ओके। वुडन डो है यानी कि सेलिंग बोट है, जहाँ पे स्किल्ड आर्टिशंस हैं, और ये सभी स्किल्ड आर्टिशंस काम करते हैं साथ में मिलके, ठीक है। ये उरूज जो है ना ये प्रीमियम वुड के बने होते हैं, कोई इसमें मॉडर्न टेक्निक्स नहीं यूज की गई है, ट्रेडिशनल तरीके से बनाया गया है, और इसको पूरी तरह से ट्रेडिशनल रखा गया है, ठीक है। इसके साथ में लेजेंडरी मैरीटाइम हब बनाया गया है ट्रेडर्स के लिए। तो आपको पता है कि ये जो बेपोर एरिया है केरला के आसपास जो पोर्ट्स हैं वो काफी पहले से बहुत फेमस रहे हैं, तो ये उरू शिप्स आज से 2000 साल पहले से बनी जा रही हैं। ओके। तो बेपोर उरु के बारे में बात करें, उरु एक वुडन डो
है मालाबार टीक से बनता है, ये बोर्ड जो है ये मालाबार टीक से बनता है। बिगेस्ट हैंडीक्राफ्ट है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। बेपोर उरु जो है ये वुड से बना हुआ है, कोई इसमें मॉडर्न टेक्निक्स नहीं यूज की गई हैं। कारपेंटर जो है वो मैनुअली एक एक पीस को ज्वाइन करता है, बड़ी बोर्ड बनाता है। और इसके अलावा उरु जो है, जो बेपोर में बनाई जा रही है, ये आज से नहीं 2000 साल पहले से बनाई जा रही है, जिसको मेसोपोटामिया के साथ जब हम ट्रेड करते थे तब भी यूज करते थे, ओके। और ये जो बेपोर जो जगह है ये चलियार रिवर के आसपास लोकेटेड है। तो चलियार रिवर जो है उसके पास में बेपोर जगह पड़ती है, बेपोर जगह पे ये बोट्स बनाई जाती है जिनका नाम है उरु। तो बेपोर उरु इनका नाम रखा गया है। जीआई टैग की बात करें, जीआई यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ये एग्रीकल्चरल, नेचुरल या मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के लिए बनता है, हैंडीक्राफ्ट या इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए भी होता है, ओके। इसको यहाँ पे एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल टेरिटरी के हिसाब से ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिलता है। बेसिकली होता ऐसा है कि मान लो ये उरु जो है ये सिर्फ केरला के इस एरिया में मिलता है, तो आप दूसरी जगह पे इसके नाम से कुछ नकली आइटम नहीं बेच सकते। ये जो उरु वाला नाम है वो इस जगह के लिए सेव्ड हो गया, रिजर्व हो गया, ओके। तो यहाँ पे वंस द जीआई प्रोटेक्शन इज ग्रांटेड, नो अदर प्रोडक्ट कैन बी मिसयूज्ड विद द नेम टू मार्केट सिमिलर प्रोडक्ट, ठीक है। किसी और प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते, ओके। ऑलराइट, कितने टाइम के लिए रहता है ये? 10 साल के लिए रजिस्ट्रेशन वैलिड रहता है, और इसको 10-10 साल में रिन्यू कराना पड़ता है। इसके साथ में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन जो है, इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट के थ्रू इंश्योर किया जाता है। 1999 का ये एक्ट है, और पहला जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग टी को 2004-5 में, ओके। बढ़ते हैं आगे। कर्बिंग एयर पोल्यूशन इन इंडिया नीड्स एफर्ट्स अक्रॉस साउथ एशिया, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है। वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है, क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट आई है, इसमें कहा गया है कि देखो इंडिया के आसपास में 6 लार्ज एयर शेड्स हैं। एयर शेड्स का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ये आपका घर है, आपके घर से धुआं उठा तो दूसरे घरों को भी अफेक्ट करेगा ना, दूसरे घर भी चपेट में आ सकते हैं। तो ऐसा एटमॉस्फेयर जो एक से ज्यादा जगह को अफेक्ट करता है, जैसे कुछ पार्ट इंडिया का भी, कुछ पार्ट पाकिस्तान का भी, दोनों के बीच में एक एयर शेड होगा। इंडिया में अगर कोई इशू होगा तो पाकिस्तान में भी होगा, ठीक है। अभी बीच में आपको याद है टिड्डियां आ गई थी, ठीक है, और उसके चक्कर में फिर इंडिया में ही, पाकिस्तान में ही, पाकिस्तान में इंडिया में ही, इस तरह का काम हो रहा था। तो ये 6 वैसे ही लार्ज एयर शेड्स हैं जिनको हमको सभी जगह पे काम करने की जरूरत है। तो पहले ये एयर शेड्स का क्या मुद्दा है? तो देखो, ज्योग्राफी में एयरशेड इज डिफाइंड एज अ रीजन इन विच अ पर्सन इन विच द एटमॉस्फेयर शेयर्स कॉमन फीचर्स विद रिस्पेक्ट टू द डिस्पर्जन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, इन अदर वर्ड्स अ रीजन शेयरिंग कॉमन फ्लो ऑफ एयर। तो किसी भी रीजन में जब कोई एयर फ्लो हो रही है और यहाँ पे पॉल्यूटेंट्स का डिस्पर्जन हो रहा है, या फिर एक ऐसा रीजन जहाँ पे एटमॉस्फेयर कॉमन फीचर्स शेयर कर रहा है, उसको एयरशेड कहते हैं, ओके। अगर इसका रेफरेंस देखोगे आप एयर पोल्यूशन के बेसिस पे, तो एयरशेड में गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, यूपी, हरियाणा, अलवर, ये सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, ओके। तो एनसीआर वाला एयरशेड में ये पूरा है। हमारे इंडिया में देखो 6 एयरशेड्स हैं साउथ एशिया में स्पेसिफिकली। जैसे एक तो है पंजाब के आसपास वाला, इंडिया का जो पंजाब वाला एरिया और पाकिस्तान का पंजाब वाला एरिया। फिर हमारा एक ईस्टर्न इंडो गैंगेटिक प्लान है, ठीक है, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडो गैंगेटिक प्लान है। मिडिल इंडिया का एक एयरशेड है, मिडिल इंडिया में जो गुजरात वाला रीजन है उसका एक एयरशेड है। नॉर्दर्न या सेंट्रल इंडस रिवर प्लान है, तो उसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला एयरशेड है। और एक और है जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान तक का एक एयरशेड हमारे यहाँ पड़ता है, ओके। तो वेस्ट जो वर्ल्ड बैंक है उनका कहना है कि ये सभी एयरशिप्स के अक्रॉस काम करने की जरूरत है। गवर्नमेंट जैसे इंडिया की गवर्नमेंट सिर्फ काम करे पर्टिकुलर मैटर को खत्म करने के लिए, तो उससे काम नहीं होगा। अक्रॉस द टेरिटरीज हमको ये एयरशिप्स का जो प्लानिंग है वो करनी पड़ेगी, पॉलिसी मेकिंग करनी पड़ेगी। करंटली बात करें तो 60% साउथ एशियंस जो हैं वो एक्सपोज्ड हैं एवरेज 35 ग्राम पर मीटर क्यूब PM2.5 पार्टिकल से, ठीक है। जिसमें इंडो गैंगेटिक प्लेन में तो बहुत ज्यादा यहाँ पे पर्टिकुलर मैटर दिखता है, जो कि अभी देखो WHO के हिसाब से 5 ग्राम पर मीटर क्यूब जो है ये होना चाहिए, अगर पीएम पार्टिकल्स हैं भी पर्टिकुलेट मैटर। लेकिन इंडिया में अगर आप इंडो गैंगटिक प्लान के आसपास जाओगे तो वहां पे 100 ग्राम पर मीटर क्यूब से भी ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये विंड डायरेक्शन जो है वो भी अफेक्ट करती है, आसपास का एरिया भी अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे 6 के 6 जो एयर शेड हैं उनके अक्रॉस हमको काम करना पड़ेगा, मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से काम करना पड़ेगा, सो दैट हम अच्छे से ही क्लाइमेट चेंज को रोक पाए, ओके। तो ये था पूरा मुद्दा। अब मेजर्स क्या क्या लिए गए हैं इंडिया के द्वारा एयर पोल्यूशन को कम करने के? तो फार्मर्स सबल बर्निंग कम करें उसके लिए अलग अलग कोशिशें चल रही है, जैसे टर्बो हैप्पी सीडर मशीन है जो यहाँ पे फार्मर्स को दी जा रही है, यहाँ पे सबल को अप्रूव करने के लिए। दूसरा है BS6 व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, और इवन वाला फॉर्मूला, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वेज, ये सब भी हैं।
इसके साथ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है, ठीक है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान में एयर क्वालिटी डिटेरियोरेट ना करे उसकी कोशिश चल रही है। साथ में नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के थ्रू हुआ है, ठीक है। तो ये सारे मेजर्स हमारी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लिए हैं। एयर पोल्यूशन जो है एक तरह से साइलेंट किलर है, क्योंकि 7 मिलियन डेथ्स इससे हो रही हैं हर साल बिकॉज ऑफ द आउटडोर एंड हाउस होल्ड पॉल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन एक मेजर एनवायरमेंटल रिस्क है हेल्थ को लेकर भी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रोक्स के चांसेस हैं, हार्ट डिसीज के, लंग कैंसर वगैरह के चांसेस भी हैं। ओके, तो ये मेजर इशू है। बढ़ते हैं आगे। इंडिया टेस्ट फायर्स अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल विद 5000 किलोमीटर रेंज। तो अभी देखो इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने अपनी अग्नि 5 मिसाइल को टेस्ट किया है। और इस अग्नि 5 मिसाइल की जो रेंज है दैट इज 5000 किलोमीटर, यानी कि चाइना वगैरह तक जा सकती है ये रेंज जो है, इतनी रेंज है हमारी। ओके, यूरोप के रीजन्स तक भी जा सकती है। तो इसको आप साइंस एंड टेक या डिफेंस टेक्नोलॉजी से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, पेपर 3 से रिलेटेड है। ओके, तो चलिए देखो यहाँ पे हुआ क्या है। ये अग्नि जो है बेसिकली ये 5 मिसाइल्स का एक प्रोग्राम था जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम लेकर आए, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम ने ये कहा कि हम एक इंटीग्रेटेड ग्रेडेड मिसाइल इंटीग्रेटेड मिसाइल प्रोग्राम बना रहे हैं। इंटीग्रेटेड गाइडेड है, ये गाइडेड इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका पूरा नाम है। ओके, तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये, और इसमें 5 मिसाइल्स बनाने की बात कही गई। पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल एंड अग्नि। ओके, इसमें पृथ्वी जो होगी ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स थी, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थी। आकाश जो थी ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल थी। नाग जो थी ये थर्ड रेंज फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे एंटी टैंक मिसाइल थी। त्रिशूल जो है ये शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल है। और अग्नि जो है ये इंटरमीडिएट रेंज सरफेस टू सरफेस है। अब आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आकाश जो है ये किस तरह की मिसाइल है, सरफेस टू एयर है, सरफेस टू सरफेस है, कैसी है। इस तरह से एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है, नाग है। तो ये याद रखना थोड़ा सा। ओके, अग्नि मिसाइल की बात करें, अग्नि 5 की, तो बिल्ट है ये फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे। यानी कि एक बार आपने इसको फायर कर दिया उसके बाद ये तीर पे अपने एंड निशाने पे मार के ही आएगी, ठीक है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, एक बार फायर कर दिया तो अब इसको कोई नहीं रोक सकता। एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से इसको लॉन्च किया गया है, उड़ीसा से। 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन मिसाइल है ये, ठीक है। 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन है इसके अंतर्गत। 5000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। काफी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है, चाइना तक ये जा सकती है। और यहाँ पे ईज ऑफ हैंडलिंग, ईज ऑफ ऑपरेशन भी बहुत ज्यादा है। अग्नि सीरीज की बात करें तो ये बैकबोन है न्यूक्लियर वेपन डिलीवरी की। हमारे देश में जो न्यूक्लियर वेपन डिलीवरी अगर किसी मिसाइल के थ्रू हो सकती है बहुत बढ़िया तरीके से, तो वो है अग्नि। पृथ्वी भी है, पृथ्वी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, वहां पे भी ये न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी है इसमें, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छी अग्नि में है। और इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत इनको लॉन्च किया गया है। अग्नि क्लास की बात करें तो देखो अग्नि में कई सारी मिसाइल हैं, लेकिन इंडिया की न्यूक्लियर लॉन्च कैपेबिलिटी के लिए अगर आपको कभी भी नाम याद आए तो वो सबसे पहले अग्नि ही आना चाहिए। अग्नि 1 जो थी 700 से 800 किलोमीटर रेंज की थी, अग्नि 2 2000, अग्नि 3 2500, अग्नि 4 3500 एंड अग्नि 5 आई है अभी 5000 किलोमीटर की रेंज की। इसको कहते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में आप वार कर सकते हो इस मिसाइल के थ्रू। इसके बाद अग्नि प्राइम भी है जो 1000 से 2000 किलोमीटर की रेंज में आने वाली है। ओके, ये अग्नि वन मिसाइल को रिप्लेस करेगी। देन आता है आज का एडिटोरियल विच इज बेस्ड अपॉन गवर्नेंस, आरटीआई से रिलेटेड है। आरटीआई एक्ट यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, आप सभी ने सुना होगा इसके बारे में। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया था 2005 में, जिसमें बेसिकली ये कहा गया कि हर सिटीजन जो है उसके पास ये पावर है कि वो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एम्प्लॉय या गवर्नमेंट किसी भी डिपार्टमेंट से क्वेश्चंस पूछ सकता है। और ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है ये अब उसका फंडामेंटल राइट बन गया है हर सिटीजन का। पर क्वेश्चन है कि आरटीआई क्या अपने इस पर्पस को फुलफिल कर रहा है। तो देखो आरटीआई जो है ये 2005 में पास हुआ, ठीक है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से आप कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हो। इससे ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने की बात थी, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने की बात थी। लेकिन क्वेश्चन आता है कि आरटीआई एक्चुअल में फुलफिल कर रहा है अपने पर्पस को। तो ऑथर्स कहते हैं, इंटरव्यूज कहते हैं कि हाँ भाई बिल्कुल एम्पावर कर रहा है, ये लोगों को एम्पावर कर रहा है। गवर्नमेंट को ये ऑब्लिगेट करता है कि टाइम बाउंड मैनर में आपको रिस्पॉन्ड करना, इन्फॉर्मेशन देनी है। और इसी तरह से यहाँ पे आरटीआई एप्लीकेशन जो है, वहाँ पे मेजोरिटी जो आरटीआई एप्लीकेशन है जो लोग फाइल कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे राइट्स, हमारे एंटाइटलमेंट हमको मिले। सो यहाँ पे हाई ऑफिसेज होल्ड करने का यहाँ पे चांस है। आरटीआई लॉ जो है,
पीपल जो है लोग जो है उन्होंने आरटीआई लॉ को यूज़ किया है प्रॉपर्ली, ठीक है? टैक्स पेयर्स की मनी कहाँ जा रही है ये भी पता लगाने के लिए। जैसे अभी बीच-बीच में स्कैम्स हो रहे थे तो स्कैम्स का पता भी लगा हमको। कॉमनवेल्थ गेम था, आदर्श स्कैम था, व्यापम स्कैम था, इन सभी के बारे में पता लगा। तो ह्यूमन राइट वायलेशन अगर कहीं हो रहा है तो वो पता चल जाता है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाती है। साथ में मेजर इम्पेडिमेंट इसका क्या है कि सिर्फ अवेयरनेस लोगों में नहीं है। तो अवेयरनेस नहीं है तो अवेयरनेस फैलाने का काम हमको करना चाहिए। दूसरी चीज, डू यू हैव टू बी एन आरटीआई एक्सपर्ट टू नो हाउ टू प्रॉपर्ली फाइल द क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस फाइल करने में देखो आरटीआई पे बार बार ये एलिगेशन लगता है कि आरटीआई फाइल करना इतना आसान नहीं है, इतना बड़ा फॉर्म होता है, इतना घुसा घुसा के लिखना पड़ता है। तो ये आरटीआई फाइल करना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन हाँ, आरटीआई जो है उसका एक अच्छा चीज ये है कि आरटीआई स्ट्रॉन्ग ग्रास रूट मूवमेंट से उठा था। तो यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पर मूवमेंट चला लोगों का कि हमें सरकार को अकाउंटेबल ठहराना है, जवाबदारी उनकी सेट करनी है। इसीलिए ये आरटीआई एक्ट आया। तो काफी कुछ तो इसको आप आसानी से भर सकते हो, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि यहाँ पे जगह दे दी जाती है कि आप इतनी ही जगह में पूरा लिखो कि किस बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो वहां पे भी इसका जो मेन पर्पज है ना वो डिफीट हो जाता है। कभी क्या होता है, राशन कार्ड का कह देंगे आपको लाने का, ठीक है, एंड दे आर बेसिकली एबल टू आस्क क्वेश्चंस। आपसे कुछ भी किसी भी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। लेकिन आप देखते हो कि आप गवर्नमेंट ऑफिस जाओगे, गवर्नमेंट ऑफिस से आप राशन के बारे में पूछोगे आपको बता देंगे, लेकिन जैसे ही किसी जगह की इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछोगे बहुत दिक्कत से बताएंगे। तो ब्यूटी यही है कि ये सिंपल है, सिंप्लिसिटी इसमें है बहुत, ओके, और इसमें इन्फॉर्मेशन सीख की जा रही है। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हो उड़ीसा में, तो उनके पास एक अलग तरीका है, प्रॉपर फॉर्मेट है जिसके थ्रू वो फाइल करेंगे। लेकिन इससे क्या होता है ना, अलग अलग रूल्स से हिंड्रेंस क्रिएट होती है लोगों के लिए। ओके, देन देखो नेक्स्ट है कि आरटीआई क्या ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कर रहा है सिटीजन में। तो देखो कुछ हद तक तो कर रहा है ट्रांसपेरेंसी इंश्योर, लेकिन एक मुद्दा ये भी है कि कई बार देखा जाता है जो यहाँ पे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं वो जानबूझ के बड़ी चालाकी से जवाब देते हैं, आंसर देते हैं कि पता ना चले। जैसे मान लो कोई पर्सन ने यहाँ पे एक पिटीशन लगाई, आरटीआई लगाई कि भाई हमको इस फंड का पूरा लेखा जोखा जानना है। तो यहाँ पे पीआईओ ने बोल दिया कि दिस फंड इज नॉट रिलेटेड टू आर डिपार्टमेंट। ये बताना चाहिए ना कि भाई इस डिपार्टमेंट में जाओ, वहां से पूछो। इन्होंने ओपन टू इंटरप्रिटेशन छोड़ दिया कि भाई तुमको जहां जाके ढूंढना है तुम ढूंढो, हमको नहीं पता। तो यहाँ पे ये एक इलीगल तरीके का डिनायल है, एक इंफॉर्मेशन डिनायल है जो डायरेक्ट नहीं हो रहा लेकिन इनडायरेक्टली हो रहा है। ओके, और इसके अलावा वॉज दिस रिलक्टेंस टू शेयर इन्फॉर्मेशन ऑलवेज अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयर करना क्या हमेशा से प्रॉब्लम रही है? देखो पहले प्रॉब्लम थी, इसीलिए फिर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सोसाइटी आई हमारी, और इस इन्फॉर्मेशन सोसाइटी में हमने धीरे धीरे ये ग्रास रूट लेवल से मूवमेंट चलाया और यहाँ पे फाइनली एक्ट लेकर आए हम। लेकिन जब ये एक्ट आया उसके 10 महीने में ही इसको बदलने की कोशिश की गई थी। ओके, इसके अलावा आज भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन है जो पब्लिक डोमेन में है ही नहीं, और पब्लिक मांगती है ना गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट बोलती थी हमारे पास डाटा नहीं है। तो बड़ा मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट डाटा कलेक्ट करने में बड़ा आलस दिखा रही है। जैसे कोविड के टाइम पे पूछा गया कितने लोगों की जान गई बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन लैकिंग, नहीं पता था गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट से पूछा गया कितने माइग्रेंट लेबरर्स हैं हमारे देश में, नहीं पता था उनको। 2021 में सेंसस होना था, उसको इंडेफिनिट टाइम के लिए टाल दिया गया है, ये भी नहीं पता कि कितना क्या है। तो अगर कोई भी पर्सन इंफॉर्मेशन पूछेगा, कोई भी पर्सन कोई जानकारी लेना चाहेगा, तो कहाँ से उसको जानकारी मिल पाएगी? तो कई सारे अटेम्प्ट ऐसे किए गए हैं। तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट बोल देगी कि भाई हमारे पास डाटा ही नहीं है तो कोई क्या ही कर पाएगा, है ना। तो देखो यही पूरा मुद्दा है कि 2019 में भी कोशिश की गई अमेंडमेंट्स लाने की, और गवर्नमेंट को कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दिए गए कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का सर्विस कंडीशन ये बदल सकते हैं। और उस पर क्या होता है ना, फिर आरटीआई यूजर्स के लिए इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे यहाँ पे इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो काम कैसे चलेगा? ओके, तो कुल मिला के पूरी बात यही है कि अलग अलग गवर्नमेंट आई, अलग अलग गवर्नमेंट्स ने अलग अलग तरीके से आरटीआई को इंटरप्रेट किया है। लेकिन अभी देखना ये होगा कि अभी जो डाटा प्रोटेक्शन बिल आ रही है उसका क्या असर पड़ता है इस पे। ओके, और इसके अलावा अदर लॉज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है डाटा प्रोटेक्शन बिल पे, अदर लॉज जो हैं आरटीआई पे कैसे क्या इम्पैक्ट पर डाल पा रहे हैं, इसके बारे में हमको देखना होगा। ओके, तो ये है पूरा यहाँ पे आर्टिकल एडिटोरियल। आई होप आपको समझ में आया। आज का मेंस का क्वेश्चन देख लो। ब्रीफली एक्सप्लेन द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 एस्टैब्लिशिंग इट्स रिलेशनशिप विद गुड गवर्नेंस। तो यहाँ पे इसका आंसर आप लिखकर भेजोगे हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, एंड आई इवेलुएट इट। ओके, तो ये था पूरा हमारा आज का आर्टिकल, आज का पूरा सेशन। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना, एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।